নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি, সঙ্গে রয়েছে আমি স্বর্ণালী। শুরু করছি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান ডাক্তার বলছেন। ডাক্তার বলছেনে আজ আমাদের মূলত যে বিষয় আলোচনা হবে তা হলো অ্যাস্থমা, এবং এই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আজকে এই মুহূর্তে আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাইয়ের পালমোনারি অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কেয়ার কনসালটেন্ট ডক্টর আর নিত্যানন্দন। ডক্টর আর नित्यानंदन, আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠান डाक्टर बोलते हैं। डॉक्टर नित्यानंदन, जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये एस्थमा होता क्या है और क्यों होता है ये एस्थमा? See, basically asthma is a chronic respiratory condition. Chronic यानी कि लाइफ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होगा, बट ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें आपके लंग्स की एयरवेज, जो सांस की नालियाँ जो हैं वो नैरो हो जाते हैं, बट हमेशा के लिए नहीं। whenever it exposed to triggering factors, so हर एक पेशेंट अलग अलग तरीके से इसमें प्रसन्न करते हैं। कुछ पेशेंट्स बचपन से सिम्टम्स आएंगे, कुछ पेशेंट्स के लिए आपको एडल्ट यानी कि आप बड़े होने के बाद सिम्टम्स आना शुरू करेंगे। कुछ पेशेंट्स आपको लाइफ लॉन्ग सिम्टम्स होंगे, कुछ पेशेंट्स के बीच बीच में ठीक भी हो जाते हैं। तो ये हमेशा एक परमानेंट डैमेज क्रिएट नहीं करता है, लेकिन सिम्टम्स बीच बीच में आएंगे जाएंगे, ऐसे होंगे। What are the exactly causes for this disease? So mostly asthma is it's predominantly allergy type. So basically आपको फैमिली हिस्ट्री इसमें स्ट्रांग होंगी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में, बट सबके लिए नहीं। ऑलमोस्ट 90% पेशेंट में कुछ ना कुछ आपको फैमिली हिस्ट्री होंगे जिसमें आपको ब्लड रिलेटिव्स जिनको एलर्जी इश्यूज होंगे, तो आपको जेनेटिकली आप प्रीडिस्पोज होंगे, जैसे कुछ चीज़ें के लिए एलर्जी होंगे बॉडी में। कुछ लाइक समटाइम्स डस्ट एलर्जी, धूल मिट्टी, कोल्ड आइटम्स एक्सपोजर, स्ट्रेस फैक्टर्स, वेट गेनिंग। सो आप ऑक्यूपेशनल आप काम कर रहे हो तो फैक्ट्री में जो एक्सपोज होना, सिगरेट्स, जैसे कुछ चीज़ें के लिए आपके बॉडी में एक्सपोज होने से आपको धीरे धीरे आपको एलर्जीज डेवलप होके उसी की वजह से सिम्टम्स होंगे। और एग्जैक्टली सिम्टम्स क्या है इस एस्थमा का? सो मोस्ट कॉमनली हम 4 सिम्टम्स बोलते हैं इसमें। एक तो चेस्ट टाइटनेस, आपको चेस्ट में आपको भारी फीलिंग होना, टाइट फील होना, और कुछ पेशेंट्स के लिए खांसी होंगे, कुछ पेशेंट्स के लिए सांस लेने में दिक्कत, एंड कुछ पेशेंट्स के लिए आवाज़ भी आएंगे सांस लेने के टाइम। मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आपको ज़्यादातर आपको विंटर सीजन्स में, रेनी सीजन्स में या नाइट टाइम और अर्ली मॉर्निंग टाइम्स में होंगे सिम्टम्स। और कब आप पेशेंट्स को डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए? कब जो सिम्टम्स है ये ज़्यादा होता है? सी जनरली आपको ये जो 4 सिम्टम्स में से मोस्ट कन्फ्यूजिंग सिम्टम आपको कफ बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल आपको कोई भी इन्फेक्शंस होंगे लंग्स में, जो वायरल इन्फेक्शंस हैं कॉमन है, तो उसमें भी आपको कफ होंगे, बट मोस्ट ऑफ दोज कफ्स आपको 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जानी चाहिए। कोई भी पेशेंट्स को आपका कफ 2 वीक्स से ज़्यादा चल रहा है और बाकी तीनों सिम्टम्स, आपको सांस में आवाज़ आ रही है, नॉइजी ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे सिम्टम्स, चेस्ट टाइटनेस, इसमें तो आपको तुरंत जाना चाहिए। तो बाकी कफ के लिए आप फर्स्ट टाइम सिम्टम्स आ रहे हैं एंड इट इज़ मोर देन 2 वीक्स, आपको ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर नित्यानंदन, हम देखते हैं कि ये जो चेस्ट टाइटनेस होता है ये बहुत वक्त एसिडिटी के टाइम पर भी होता है। सी आपको चेस्ट टाइटनेस एक सिम्टम है जिसमें आपको बाकी सिम्टम्स को रूल आउट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको जैसे आपने बोला कि एसिडिटी में रिफ्लक्स होंगे, वहाँ पे भी हार्ट बर्न्स होंगे, कार्डियक सिम्टम्स मेनली आपको, हम इसमें मेनली आपको कार्डियक इश्यूज लाइक हार्ट अटैक्स, कोरोनरी प्रॉब्लम्स हम रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी रीजंस हैं जिसमें चेस्ट टाइटनेस होंगी, ईसोफेजियल प्रॉब्लम, फूड पाइप में आपको इश्यूज हैं, और आपके स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको रिब केजेस में इश्यूज है, अंदर वेसल्स, आयोटा, काफ़ी इश्यूज की वजह से भी आपसे चेस्ट सिम्टम्स होंगे। तो इसलिए ये चारों सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम आपको है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जरूरी है। हाउ टू डायग्नोज दिस डिजीज? सो जनरली वी डायग्नोज विथ पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग। बेसिकली हम स्पायरोमेट्री कहते हैं, इसमें हम पेशेंट्स को स्पायरोमेट्री करा के इसमें हम ऑब्स्ट्रक्शन उसमें हम आपको डॉक्यूमेंट करके साथ में बाकी चीज़ों को हमें रूल आउट करना ज़रूरी है अलॉन्ग विथ चेस्ट एक्सरेज एंड स्टफ। उसके बाद हम डायग्नोज हो जाएंगे, बट समटाइम्स वी फाइंड डिफ़िकल्टी बिकॉज ये स्पायरोमेट्री करने में कुछ पेशेंट्स को मुश्किल होंगे क्योंकि ठीक से कर नहीं पाएंगे, तो उन पेशेंट्स के हम अलग अलग तरीके हैं हमारे पास डायग्नोसिस करने के लिए। वी हैव ऑसिलोमेट्री, वी हैव फीनो, वी हैव आपको क्या बोलते हैं, आपको बेसिकली प्रोवोकेशन टेस्ट करते हैं इसमें, ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट, जिसमें क्या है कि आपको नॉर्मल बेसिक पीएफटीज नॉर्मल होंगे, जस्ट सिम्टम्स आप प्रोवोकेट खुद करने ही पड़ेंगे। आपको
जो पेशेंट्स के सिम्टम्स क्रिएट करने वाले ट्रिगर्स हम देख के पेशेंट्स को देखते हैं कि सिम्टम्स हो ही रहे नहीं हो रहे, तो ऐसे प्रोवोकेशन टेस्ट से होंगे, तो ऐसे भी हम ডায়াগনোস कर सकते हैं। অর্থাৎ আমাদের দর্শকরাও নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন যে কিভাবে এই যে সিমটমসগুলো, যে বিষয়টি ডক্টর নিত্যানন্দন বলছেন আমাদের, সেই সিমটমসগুলো যদি আপনাদের হঠাৎই কোথাও গিয়ে দেখতে পান আপনারা, যে আপনাদের কোথাও যে চেস্ট টাইটনেস বা একটু ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে, সেই সমস্যাগুলোর জন্য অবশ্যই কিন্তু ফেলে রাখবেন না সেই সমস্যাগুলোকে, অবশ্যই আপনাদের চিকিৎসকের পরামর্শ কিন্তু নেওয়া উচিত। अच्छा डॉक्टर नित्यानंदन, ये जो आप ट्रीटमेंट बोल रहे थे, ये कैसे और किन किन पर्याय पर होता है? See, basically you are asking about treatment modalities, no? Yes. See, mainly आपको asthma में most treatment modality primary is inhalers. आपको inhalers ही होंगे। अच्छा। So tablets injections बाद में आएंगे। जो mild, हम usually asthma को mild, moderate, severe categorize करते हैं categories में। तो आपको स्टार्टिंग में इनहेलर्स ही देंगे और जैसे जैसे आप ठीक होते जाएंगे इनहेलर्स का फ्रीक्वेंसी और डोसेस कम करते जाएंगे आप। सो इट विल बी लाइक एवरी 3 months विल फॉलो इधर विल स्टेप अप और स्टेप डाउन द इनहेलर थेरेपी। बाकी आपको टेबलेट्स और इंजेक्शंस तब जब देंगे तब आपका सिम्टम्स इनहेलर्स के लिए रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आप सीवियर कैटेगरी में पहुंच गए हैं, बार बार आपको एडमिशन की ज़रूरत पड़ रहा है, एंटीबायोटिक्स स्टीरॉइड्स की ज़रूरत पड़ रही है, उस टाइम हम आपको बायोलॉजिकल थेरेपी बोलते हैं, जो इंजेक्शंस और तब हम सजेस्ट करते हैं उसे। ডক্টর নিত্যানন্দন, আমরা জানি যে আমাদের দর্শকরাও কিন্তু এই বিষয়টা অনেক সময় জানতে চাইবেন যে এই যে আপনি ইনহেলার্সের কথা বললেন, সেই বিষয়টা অনেক সময় কিন্তু অভ্যাসে পরিণত হয় এবং সেই কারণেই বহু মানুষ আছেন বা বহু পেশেন্টস রয়েছেন অ্যাস্থমার যারা কিন্তু এটা নিতে একটু ভয় পান। এই ইনহেলার্স কি হ্যাবিট হতে पारे? इनहेलर्स इसमें मैक्सिमम पेशेंट्स के ये डाउट होंगे कि इनहेलर्स से हैबिचुअल होंगे कि नहीं होंगे। इनहेलर्स और ट्रीटमेंट, दे आर नॉट एडिक्टिव, तो ये एडिक्शन नहीं क्रिएट करते हैं। आपको मेनली ये आपको इलाज कर रहे हैं आपको एस्थमा के लिए। इनहेलर्स का मोस्ट एडवांटेज फैक्टर ये आपको ब्लड में नहीं जा रहा है, आपको सिर्फ लंग्स में एक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि आपका एस्थमा प्रॉब्लम तो सिर्फ लंग्स में ही है, आपको बाकी ऑर्गन्स में तो है नहीं है। तो आपको इनहेलर सिर्फ लंग्स में काम करे तो बाकी साइड इफेक्ट्स ऑर्गन्स में साइड इफेक्ट्स अवॉइड कर रही है, तो ये ऐसे आपको इनहेलर्स एक्ट कर रही है, तो इट इज़ एडवांटेजेस टू द बॉडी, इट इज़ नॉट हैबिचुअल। लेकिन जो डरते हैं ये इनहेलर्स लेने में, तो उन्हें आप क्या कहेंगे, मतलब कहते हैं क्या? सो इसके इनहेलर्स के कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक, इनफैक्ट इनहेलर्स टैबलेट से भी और भी सेफ मेडिकेशंस होंगे। अच्छा। सो और क्या क्या टैबलेट्स है इनमें, मतलब क्या क्या ट्रीटमेंट्स? मोस्टली पुराने आप 30-40 इयर्स बैक जाएंगे, आपको एस्थमा के लिए आपको टैबलेट्स में ही देते थे। जो टैबलेट्स इनहेलर फॉर्म में आते थे उसमें स्टीरॉइड्स होंगे, आपको ब्रोंकोडाइलेटर्स होंगे, ये सब आपको साइड इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे। आपको सिस्टमिक स्टीरॉइड्स देंगे तो आपको बॉडी में शुगर्स, ब्लड प्रेशर, कैटरैक्ट, ग्लाउकोमा जैसे कोरोनरी प्रॉब्लम्स, लिपिड प्रोफाइल डीरेंज होना, ऐसे काफ़ी साइड इफेक्ट्स होंगे, हड्डियाँ वीक होना, ऑस्टियोपोरोसिस। बट अभी तो इनहेल फॉर्म में आ गए हैं, तो वो सब साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं होंगे। बस आपको इनहेलर्स की टेक्निक आपको सही तरीके से लेना है, इनहेलर्स गलत तरीके से लोगे तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको इनहेलर्स लेना ज़रूरी है, साथ में इनहेलर्स सही तरीके से भी लेना है। तो इसके जब भी आप इनहेलर्स प्रिस्क्राइब करवा रहे हैं तो आपको डॉक्टर से प्रॉपर टेक्निक, कैसे इनहेलर्स को मेंटेन करना, क्लीन करना एंड वो सब रेगुलर फॉलो अप करना, वो सब जरूरी है। একেবারে, অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে ইনহেলার্স শুধুমাত্র কিন্তু ইউজ করাই নয়, সেই ইউজটাকে কিভাবে আপনাকে মেনটেন করতে হবে, কিভাবে আপনি ব্যবহার করবেন ইনহেলার্স, সেই বিষয়টাও কিন্তু আপনাদের চিকিৎসকের কাছ থেকে অবশ্যই পরামর্শ নিতে হবে। डॉक्टर नित्यानंदन, जो मैं इसके बाद आपको पूछना चाहूँगी कि जो वैक्सीनेशंस है वो क्या क्या होता है इस डिजीज में? बेसिकली हम एस्थमा के लिए अलग से हम वैक्सीन नहीं देते हैं, बेसिकली हम वैक्सीनेशन जो देंगे आपको इन्फेक्शंस प्रिवेंट करने के लिए। तो क्योंकि हम पहले बात कर रहे थे ट्रिगरिंग फैक्टर्स फॉर दिस एस्थमा, इसमें से इन्फेक्शंस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। तो आपको मोस्ट कॉमन हमें इन्फेक्शंस आने से रोकना होगा पेशेंट्स को, स्पेशली एस्थमेटिक पेशेंट्स। तो उसमें हम मोस्ट कॉमनली फ्लू वैक्सीन सजेस्ट करेंगे। कोई भी पेशेंट एस्थमेटिक है तो सबको फ्लू वैक्सीन एवरी ईयर लेने पड़ेंगे। और साथ में अगर पेशेंट्स की एज इज मोर देन 50, अच्छा, then we suggest them to go for pneumococcal vaccine also, pneumonia vaccines. And then आपको साथ में बाकी कोमॉर्बिडिटीज है जैसे शुगर और कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स है, then we ask them to take herpes zoster, shingles वैक्सीन बोलते हैं जिसे herpes zoster बोलते हैं, उसको वैक्सीन, वो वाला वैक्सीन भी लेने के लिए बोलते हैं। ये सब आपको निमोनिया आने से प्रिवेंट करेंगे ताकि आपको एस्थमा अटैक्स ट्रिगर ना हो जाए।
আচ্ছা ডক্টর নিত্যানন্দন, আমাদের দর্শকরাও নিশ্চয়ই এটা ভাববেন যে এই অ্যাস্থমা নিয়ে তো বিভিন্ন আলোচনা হচ্ছে, অবশ্যই আপনি বেশ কিছু ভ্যাকসিনেশনস এর কথা বলেছেন, ট্রিটমেন্ট কিভাবে হয়, ডায়াগনোস কিভাবে হয় সেটাও জানিয়েছেন, কিন্তু এই অ্যাস্থমা কি কিউরেবল? ইজ दिस কিউরেবल? सी एस्मा इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, इसमें आपको कंट्रोल किया जा सकता है बीमारी को। आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रह सकते हो। यू कैन बी एज गुड एंड यू कैन कम्पीट विद योर पियर्स। आप अपने पियर्स की तरह नॉर्मल रह सकते हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जा सकते हो, एथलीट बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, लेकिन आपको पूरी तरह से बीमारी आपको शरीर से हट के नहीं जाएगा। बट अभी रीसेंट कॉन्सेप्ट है कि उसको रेमिशन में लेके जाए बीमारी को। रेमिशन यानी कि एक डीप स्लीप में ले जाए बीमारी को, ताकि हम जो इनहेलर्स दे रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो बहुत कम, जितने कम डोज दे सकें उतने कम डोज में पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। उसको हम रेमिशन स्टेट बोलते हैं। उस रेमिशन स्टेट में काफ़ी पेशेंट्स को हम काफ़ी साल तक ले जा सकते हैं। तो ये जो इनहेलर्स की बात हो रहा है, ये इनहेलर्स का कोई साइड इफेक्ट्स है? इनहेलर्स का कम से कम साइड इफेक्ट्स होंगे, लेकिन इनहेलर्स के लिए भी साइड इफेक्ट्स होंगे। तो इसके लिए हम टेक्निक्स सीखना ज़रूरी है। सो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स ट्रेमर्स बोलेंगे, हाथ में कंपन महसूस होना, स्पेशली इनिशियल स्टेजेस में जब इनहेलर स्टार्ट करेंगे आपको हाथ में ट्रेमर्स और सोर थ्रोट, थोड़ा वॉइस चेंज होना, ओरल कैविटी में थोड़ा फंगल इन्फेक्शंस, कैंडिडियासिस होना, ये सब मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा। सो इसके लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको प्रॉपर टेक्निक्स एंड प्रिकॉशंस है इसके। तो आप सही तरीके से लोगे, कैसे क्लीन करना है, वॉश करना है, ऑल दोस थिंग्स आप फॉलो करोगे, ये साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। डॉक्टर नित्यानंदन, हम देख सकते हैं कि इस एज में बहुत लोगों को लंग कैंसर भी हो रहा है, ये होने का क्या कारण है? मोस्ट कॉमन रीजन फॉर लंग कैंसर इज स्मोकिंग। अच्छा, हाँ, वो तो है। आपको एंड ऑब्वियसली विथ क्रॉनिक डिसीजेस जैसे बढ़ते जाएंगे, तो आपका क्रॉनिक डिसीजेस आल्सो वन ऑफ द कॉमन रीजन कि आपको लंग कैंसर आने से। तो कोई भी पेशेंट का क्रॉनिकली लंग प्रॉब्लम है, देयर इज हायर चांस की गो फॉर लंग कैंसर। सो ऑब्वियसली वो पेशेंट स्पेशली स्मोकिंग कर रहे हैं और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स पोअर है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, आपको म्यूटेशंस है बॉडी में, जेनेटिक फैक्टर्स है, ये सब कुछ डिसाइड करेगा कि आपको लंग कैंसर आ सकता है कि नहीं। सो इट्स ऐसे नहीं है कि सिर्फ एल्डरली पेशेंट्स और स्मोकिंग पेशेंट कर रहे हैं उन्हीं को ही होगा। इवन यंग पेशेंट्स को अगर जेनेटिक म्यूटेशंस हो रहे हैं और साथ में ऐसे रिस्क फैक्टर्स है, देन उनको भी हो सकता है, यंग पेशेंट्स को भी हो सकता है। ओके, और इसमें सर्वाइवल फैक्टर्स क्या है? दैट डिपेंड्स कि आपको लंग कैंसर कौन सी टाइप है और स्टेज क्या है। कुछ टाइप ऑफ लंग कैंसर हैं जिसमें आप बेसिकली स्टेज एडवांस स्टेज होंगे, फिर भी आपको टैबलेट दे सकते हैं, काफ़ी साल तक रहेंगे, 5 years 10 years तक रहेंगे। बट कुछ कैंसर टाइप है जिसमें आपको इवन स्टेज 1 स्टेज 2 में भी सर्वाइवल बहुत पुअर होंगे। अच्छा। तो आजकल बहुत टारगेटेड थेरेपी में चला गया, बहुत एडवांस हो गया लंग कैंसर की जो ट्रीटमेंट। इसमें आप मेनली म्यूटेशंस, फिर टारगेटेड थेरेपी, उसके सब म्यूटेशंस देखेंगे, देन सर्जरी, देन उसके बाद रेडिएशन, ऐसे काफ़ी स्टेप वाइज मोडालिटीज हैं जिसमें काफ़ी साल तक हम पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऊपर से बोलेंगे वेरी अर्ली स्टेज कैंसर्स एंड सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स विद आइडेंटिफाइड अर्लियर यू कैन क्यूर देम with surgery. Okay. But very advanced stage, obviously they are not curable. So stage 4 cancer generally patients 6 to 12 months से ज़्यादा सर्वाइव करना मुश्किल है। बट उसमें भी कुछ टाइप्स है, जैसे मैंने पहले बोला, वो सालों तक। कितना स्टेजेस होता है डॉक्टर नित्यानंद? स्टेज 4 स्टेजेस होंगे। और किस एज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है? Most of the lung cancers are in elderly people. अच्छा। आपको most of them will be more than 60. But कुछ टाइप्स ऑफ कैंसर्स है लंग कैंसर में, स्पेसिफिक टाइप्स हैं जैसे मैंने बोला, उसमें कुछ टाइप कैंसर्स हैं जो यंग पेशेंट्स में भी आ सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो बट मोस्ट ऑफ देम विल बी एल्डरली। ओके, और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट आपको स्मोकिंग अवॉइड करना छोड़ना पड़ेगा। यस, एंड अवॉइड पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, एंड आपको जो भी मैंने वैक्सीन पहले बोला वो सब सही टाइम पे लेना है। एडवाइस आपकी एज कैटेगरी के जो भी वैक्सीन मतलब हर एक एज कैटेगरी में एक वैक्सीन है? या डेफिनेटली, आपको सारे वैक्सीन सबको नहीं देंगे ना। ओके, हाँ। सो यंग पेशेंट्स के लिए सिर्फ क्या कैटेगरी है? सिर्फ यंग पेशेंट्स को हम बेसिकली इररिस्पेक्टिव एज सबको हम फ्लू वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बोलेंगे। बट बिटवीन 18 and 50 years आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज है, देन हम न्यूमोकोकल वैक्सीन बोलेंगे। 50 प्लस है, देन वी विल टेल देम टू टेक फॉर हेर्पेस जोस्टर वैक्सीन। सो कोई भी पेशेंट 50 प्लस चला गया है, उसको ये तीनों वैक्सीन की जरूरत पड़ेंगी। सो ये सब आपको वैक्सीनेशन में आ गए। और स्मोकिंग तो ऑलरेडी बोल चुके हैं। और उसके अलावा हेल्दी एक्सरसाइज, आपको बॉडी को फिट रखना, और प्रायर जो भी आपको लंग
हेल्थ कंडीशंस है, जो क्रॉनिक लंग डिजीज है, उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी है। अच्छा। एंड ऑल द मोर ऑलरेडी आप स्मोकिंग कर रहे हो, अभी रिसेंट है कि आप लंग कैंसर स्क्रीनिंग में भी करना है, दैट इज समथिंग कॉल्ड लंग कैंसर स्क्रीनिंग। सो इट इज़ रिकमेंडेड कोई भी पेशेंट if he is more than 50 and 80 years of age category है, if he is heavy smoker, he has to go for lung cancer screening. Okay. उसमें आप वेरी अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ सकते हो, आप तो सिम्टम नहीं होंगे बट फिर भी आपको स्कैन करेंगे तो आपको कुछ दिखेगा, निकल जाएगा, ताकि अर्ली स्टेज में आपको सर्जरी करके आप क्यूर कर सकते हो, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये ट्रीटमेंट के दौरान कैसे लाइफस्टाइल चलना चाहिए? ट्रीटमेंट के दौरान बेसिकली आपको डिपेंड्स कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अच्छा। सो आपको सर्जरी ही ट्रीटमेंट है, आपको कोई चीज़ बदलने की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली स्मोकिंग तो तुरंत छोड़नी है, पर आपको रेडिएशन मिल रहा है, कीमो मिल रहा है, उसके भी साइड इफेक्ट्स होंगे। तो ऑब्वियसली आपको न्यूट्रिशन में बहुत ध्यान देने पड़ेंगे, क्योंकि कीमो के भी बहुत साइड इफेक्ट्स होंगे, जैसे हेयर लॉस, जीआई साइड इफेक्ट्स, आपको वॉमिटिंग, डायरिया एंड ऑल दोस थिंग्स, इम्यूनिटी डाउन होना, इन्फेक्शन ना आ सकता है। तो आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इन्फेक्शन ना आना है तो क्राउडेड प्लेसेस नहीं जाना, सो मास्क पहनना है, सो सेल्फ हाइजीन इज मोर इम्पोर्टेंट। सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट अगर आप कैंसर ट्रीटमेंट में हो रहे हो। एंड कोई भी फीवर आ रहा है इमीडिएटली जाना है, जैसे कोई भी सिम्टम्स को नेग्लेक्ट भी नहीं करना है व्हेनेवर यू आर ऑन ट्रीटमेंट फॉर लंग ক্যান্সার। একেবারে, অর্থাৎ যখন আপনাদের এই সংক্রান্ত কোনো ট্রিটমেন্ট যদি চলে থাকে সেই সময় কিন্তু যে কোনো সিমটমসকে আপনাদের একেবারেই অ্যাভয়েড করা উচিত নয়, এবং অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ নেওয়া তো অবশ্যই উচিত। डॉक्टर नित्यानंदन, जो मैं जानना चाहूंगी कि इस जो ट्रीटमेंट होता है इसमें फूड हैबिट्स कितना चेंज होता है, मतलब चेंज करना पड़ता है एक पेशेंट्स को? सो लंग कैंसर में बेसिकली स्पेसिफिक में ऐसे कोई फूड हैबिट्स ऐसे वो नहीं है कि हम चेंज करें और जिससे आपको, बट यूजुअली वी से टेक हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट, ओके, बिकॉज वी नीड मसल मास। आपको सीओपीडी हो या सीए कैंसर है तो उसमें आपको मेन लॉस ऑफ मसल मास दिखेंगे पेशेंट्स को, पेशेंट्स लीन होते हुए दिखेंगे, पेशेंट्स वेट लॉस दिखेंगे। आपको हाई प्रोटीन डाइट से आपको मसल मास बढ़ेगा, सो आपको इम्यूनिटी बढ़ेंगे। सो प्रोटीन डाइट इज मोर इम्पोर्टेंट, सो दैट इज व्हाट वी सजेस्ट। अदर देन दैट जैसे कुछ बोलते हैं कि ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर्स दे लो, अरे ऐसे कुछ नहीं है, दिस ऑल मिथ। जस्ट हाई प्रोटीन डाइट इज व्हाट इज एडवाइज्ड। और ये जो पल्मोनरी और डिजीज होता है वो और क्या क्या होता है ये लंग कैंसर अस्थमा के बगैर? सो इसके अलावा मोस्ट कॉमनली हम एस्मा देखेंगे, फॉलोड बाय आपको सीओपीडी होंगे, जो मोस्ट कॉमन हम स्मोकर्स में देखेंगे। अच्छा। सो डिफरेंस बिटवीन एस्मा एंड सीओपीडी, सीओपीडी मेनली सिम्टम्स पूरा लाइफ लॉन्ग रहेगा, इसमें आपको पेशेंट्स थ्रू आउट द ईयर आपको सिम्टम्स होंगे। एंड अदर देन दैट आईएलडीज देखेंगे, आईएलडी इज इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, जिसमें लंग्स सिकुड़ते जाएंगे। ये क्या होता है, ये क्यों होता है? इसमें बेसिकली इट इज श्रिंकेज ऑफ लंग्स। अच्छा। सो आपको श्रिंकेज ऑफ लंग्स काफ़ी कारण से होंगे। सो इसमें इडियोपैथी के कारण इंडिया में मोस्ट कॉमन काज आपको हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस बोलते हैं। हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस इज बेसिकली आपको एक्सपोजर टू ऑर्गेनिक डस्ट। ऑर्गेनिक डस्ट यानी कि आपको बर्ड एक्सपोजर होंगे। अच्छा। जैसे पिजन्स, बर्ड्स, लव बर्ड्स रखे हुए हैं, और फार्मर्स होंगे जो आपको फार्मिंग उसमें काम कर रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो उसी से आ रहा है। हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस मोस्ट कॉमन टाइप इन इंडिया। सो इसके अलावा भी काफ़ी रीजन है, ऑटोइम्यून कॉजेस होंगे, खुद की अपनी बॉडी इम्यूनिटी, अपने लंग्स को अफेक्ट करना, इडियोपैथिक कॉजेस, ड्रग्स की वजह से होना, जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होना, तो ऐसे एंड ऑक्यूपेशनल डिजीजेस लाइक आप फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो, माइंस में, कोल माइंस में, तो एंड स्मोकिंग, सो ये सब चीज़ों से आपको आईएलडी, लंग श्रिंकेज हो सकता है। और जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनमें अगर ये दिखाई दे तो वो कैसे प्रिवेंट करेंगे ये? सी ऑब्वियसली इसीलिए उन्हें तो काम तो करना या दे हैव टू गो फॉर, दैट इज वे दे हैव एवरी एनुअली दे हैव टू गो फॉर स्क्रीनिंग। ओके। तो फ्रीक्वेंट हेल्थ चेकअप्स बहुत ज़रूरी है, जो पेशेंट्स ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के लिए एक्सपोज्ड है। अच्छा। तो इसलिए उनको स्पेसिफिक मास्क, हैजमत सूट्स वो सब दिया जाता है उनको, तो ये सब पहनना, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मास्क, ये सब ज़रूरी है। और इन स्पाइट ऑफ वियरिंग दैट एवरी ईयर दे हैव टू गो फॉर लंग फंक्शन टेस्टिंग एंड एक्सरेज, बेसिक एक्सरेज एंड लंग फंक्शन पीएफटीज करना है। अच्छा, ये कितने दिनों बाद करना है ये जो यूजुअली एवरी ईयर करते हैं, एवरी 12 मंथ्स दे हैव टू गो फॉर इट, सो दैट स्क्रीनिंग में आपको कुछ पकड़ पे आएंगे। तो ये स्क्रीनिंग का जो कैटेगरी है ये कैसा होता है? सो आपको बेसिकली डिपेंड्स कि आप कौन सी जॉब में हो। सो आपका जॉब इज हाई रिस्क फॉर दिस कोल वर्क, कोल में काम कर रहे हैं, और दूसरा आपको क्वेरीज, सैंड क्वेरी, माइंस होते हैं जिसमें आपको स्टोन क्वेरीज होंगे,
एंड सिलिकॉन एक्सपोजर होंगे, जहाँ पे आपको एस्बेस्टॉस की एक्सपोजर, इलेक्ट्रॉनिक्स उस फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वेल्डर्स जो होते हैं जो वेल्डिंग में काम करते हैं, मैकेनिक्स, इन्हीं पेशेंट्स को हम बहुत सजेस्ट करते हैं ऐसे वाले। अच्छा। और उनको अलग से गाइडलाइंस भी हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिसीजेस के लिए। तो ये प्रिवेंशंस में क्या क्या करना चाहिए उन्हें? तो मोस्ट कॉमनली जैसे मैंने पहले बोला आपको, ऑब्वियसली सूट्स, उनके लिए अलग से सूट्स होंगे। अच्छा। जो वही आपको स्मोक जो पार्टिकल्स एक्सपोज होंगे वो आना चाहिए, आप नहीं आने चाहिए ना। यू हैव टू वियर ऑल दोस प्रोटेक्टिव सूट्स। अदर दैन दैट रेगुलर स्क्रीनिंग भी जरूरी है, बिकॉज अर्ली स्टेजेस में आपको सिम्टम्स नहीं होंगे अनलेस अंटिल आपको डिजीज अगर एडवांस्ड हो जाए। सो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर स्क्रीनिंग विद बेसिक चेस्ट एक्सरे एंड पीएफटी एवरी ईयर। ओके डॉक्टर नित्यानंदन, स्मोकिंग लंग के लिए कितना बुरा है होता है? Smoking and lung is very bad because each puff of smoke reduces by 10 minutes of your life. Okay. It is taking off. So आपको it's not like कि काफी लोग पूछते हैं कि it's one cigarette safe. No, not even exactly. a single. It's not. Yeah, see, basically हम less than 100 cigarettes in entire lifetime जो होते हैं उनको never smokers बोलते हैं. अच्छा. So you can consider them as never smokers. But at the same time, we never say okay you can take up to 100 cigarettes in a year. It's not like that. So not even a single cigarette is safe. अगर आपके अंदर कोई म्यूटेशन है, you are predisposed to lung cancer, और आप एक भी सिगरेट ले लिया तो हो सके कि आपको बैड लक हो, आपको कैंसर हो सकता है। अच्छा। So it's not advisable to take even a single cigarette. Yeah, you should never take any cigarette, even a single cigarette. That's what I would say. Okay. Yeah. तो अपना लंग कैसे हेल्दी रख सकते हैं हम? So repetitively बोलना है तो obviously avoiding smoking, regular exercise, at least 30 minutes of brisk walking, and good quality sleep. Sleep hygiene is very important. अच्छा. So इसके वजह से आपको minimum 7 to 8 hours of sleep is necessary for every adult. एंड आपको बॉडी वेट को ट्रिम रखना जरूरी है, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से काफी लंग डिसीज लाइक स्लीप एपनिया, एस्मा, वो सब चीजेस आपको होंगे। और वैक्सीनेशंस रेगुलर लेने, और आपकी जो भी आपको डिसीजेस आपको हैं ऑलरेडी, लाइक लंग प्रॉब्लम्स आपको डायग्नोस्ड है, वो सबको प्रॉपर रेगुलर ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप में होना है। एंड ऑल्सो आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। आपकी फैमिली में, आपको परिवार में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को पहले से कोई लंग प्रॉब्लम्स है, देन यू शुड बी वेरी एक्स्ट्रा कॉशियस कि आपको सिमिलर सिम्टम्स आ जाए तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाए। मतलब वो अगर किसी को रहता है तो ट्रिगर करता है ये कैंसर, लंग कैंसर, सॉरी अस्थमा, ये वगैरह वगैरह जो पल्मोनरी जो डिजीज है उसको ट्रिगर करता है। स्मोकिंग के बारे में नहीं, मतलब जो जेनेटिक होता है, ये अगर किसी को है, मतलब माँ बाबा। डेफिनेटली एस्मा एक चीज़ है जिसमें आपको पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री से काफी चांसेस है कि नेक्स्ट जनरेशंस के आ सकते हैं। ऐसे नहीं है कि सबको आएंगे। अच्छा। देयर आर चांसेस कि आपको आ सकता है। सो ऐसे आपको ILDs में भी बोल सकते हैं। बट COPD ऐसे बिहेव नहीं करता है। बट देयर आर सर्टेन COPD टाइप्स जिसमें भी म्यूटेशंस की वजह से भी COPD होंगे। आप स्मोकिंग नहीं किए होंगे फिर भी COPD आ सकता है। लेकिन ये क्यों होता है? मतलब जस्ट फॉर जेनेटिक? या बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स और बिकॉज ऑफ आपके ऑक्यूपेशनल वर्क। ओके। जैसे हम बात कर रहे थे ऑक्यूपेशन से COPD भी होंगे, तो म्यूटेशंस की वजह से भी COPD होंगे। अच्छा। सो वो भी है। एंड आपको ILDs में ऑब्वियसली मैंने बोला पहले, और CA लंग में ऑब्वियसली देयर आर आपको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री के लंग कैंसर्स है फैमिली हिस्ट्रीज में, देन देयर आर ऑब्वियसली यू हैव दोस कैरी दोस म्यूटेशंस। सो जैसे, और इसके अलावा आपको ILDs में काफी 200 टाइप्स ऑफ ILDs हैं, काफी ILDs हैं आपको सिस्टमिक। माय गॉड, 200 टाइप्स। या सो you can have mutations carry on from thing and you can get those things. Okay. और ये एस्थमा में एलर्जी कितना प्रॉब्लमेटिक होता है? इसमें हम एस्थमा को जनरली हम दो तरीके डिवाइड करते हैं। इन जनरल एलर्जी एटोपिक टाइप और नॉन एटोपिक टाइप बोलते हैं। एटोपी इज लाइक बेसिकली आपको एलर्जिक टेंडेंसी है। अच्छा। तो ये मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स आपको बचपन से ही सिम्टम्स आएंगे। बोलेंगे मोस्ट ऑफ देम बोलेंगे बचपन में सिम्टम्स था, बार बार नेबुलाइजेशन देते थे, और ऐसे ऐसे करते करते बड़े होते जाएंगे। दूसरा नॉन एटोपिक टाइप बोलते हैं, जो बोलते हैं कि बचपन में बिल्कुल ठीक था। अच्छा। मुझे कुछ भी नहीं था, बट जस्ट लाइक 40-50 इयर्स ऑफ एज में आने के बाद अभी अचानक से क्यों आ रहा है एंड पूछते हैं। वो नॉन एटोपिक टाइप, दोनों के अलग अलग बॉडी में जो डिसीज का बेसिक पैथोलॉजी अलग है। सो इसका दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। सो सबको एलर्जी होना जरूरी नहीं है। सो बट ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स दोनों के अलग अलग होंगे एंड मोडालिटीज भी थोड़ा सा डिफरेंस होंगे। ऑब्वियसली एस्मा में हम जैसे इनहेलर्स ट्रीटमेंट मोडालिटी बोलें,
इसके साथ साथ आपको जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स में जो एलर्जी है उसको अवॉइड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिकॉज एलर्जन अवॉइडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी सजेस्ट। सो मोस्ट कॉमन आपकी जो सिम्टम्स ट्रिगर करने वाला एलर्जन को पकड़िए और उसको अवॉइड मैक्सिमम जो पॉसिबल है तो अवॉइड करने के लिए कोशिश करना है। अच्छा, सो दैट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर एस्थमेटिक अटैक्स। ওকে ডক্টর নিত্যানন্দ, অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে আমাদের দর্শকরাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন তাদের বিভিন্ন যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নের উত্তর যারা যেমন একদিকে তারা পেয়ে যাবেন, তার পাশাপাশি যদি আপনাদের কোনো সমস্যা হয় সেই সমস্যার জন্য অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যান আপনারা, কারণ চিকিৎসকের কাছ থেকে পরামর্শ অবশ্যই আপনাদের জন্য প্রয়োজনীয়। আপাতত আমাদের আলোচনা এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ আপনাকে ডক্টর নিত্যানন্দন আমাদের এই আলোচনায় উপস্থিত থাকার জন্য। অবশ্যই আজকের আমাদের ডাক্তার বলছেন এ পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।